हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सदिश गुणन या फिर जिसे क्रॉस गुणन कहते हैं इंग्लिश में, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। हालांकि हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा प्रॉपर्टीज पे तो वो तो किसी भी प्रॉपर्टी पे पूछा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम दो चार ऐसी प्रॉपर्टी भी तैयार कर लेंगे कि जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि सदिश गुणन क्या होता है और इसके किन्हीं चार गुणों को वर्णन कीजिए, तो उस केस में जो सबसे छोटे छोटे हैं आराम से प्रूफ होने लायक, उनको आप लिख सकें। मैं बता दूं आपको, ये पीडीएफ तैयार करने में हमारी स्टूडेंट हैं स्वीकृति शर्मा, उनका योगदान है, तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जो ये टॉपिक देख रहे हैं ये केवल रिवीजन पर्पज से है। अगर आपको डिटेल में ये कंटेंट्स देखने हैं, बिल्कुल ढंग से इसे समझना है, पूरी बात समझनी है, तो आप हमें थ्योरी लेक्चर्स में हमारे रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में या फिर थ्योरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको और भी रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अदिश गुणन का क्वेश्चन होता है। उसकी जैसे परिभाषा और प्रॉपर्टीज, वैसे ही यहाँ पे इसकी परिभाषा और प्रॉपर्टीज होती हैं। अब परिभाषा में फर्क क्या है, तो वो फर्क जो है वो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, दो वेक्टरों का सदिश गुणन, उनके परिमाणों, ये परिणाम लिखा है, वैसे परिमाण होना चाहिए, परिमाणों के तथा, तो देखिए ये ए और बी का सदिश गुणन लेना है तो ये हमने ए और बी के दोनों के परिमाण के गुणन ले लिए। उनके बीच के कोण की ज्या, तो डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा कॉस थीटा आता था, यहाँ पे साइन थीटा आता है। और साथ ही साथ अब देखिए, अभी तक तो ये इतनी जो क्वांटिटी हमने बताई ये तो सब अदिश है। दिशा कैसे आएगी इसके पास? तो दिशा के लिए हम ये एन कैप लगाते हैं और उन दोनों के तल की लंबवत दिशा में एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। कई बार बुक्स में ये होता है कि वो केवल इतना ही ऊपर वाला लिख देते हैं। अगर आप केवल इतना लिखते हैं ए बी साइन थीटा, तो ये आप ए क्रॉस बी नहीं लिख रहे हैं, ये आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, उसका केवल परिमाण लिख रहे हैं। अगर आप ए क्रॉस बी को लिखना चाहते हैं तो आपको दिशा का इंडिकेशन भी लाना होगा। तो दिशा कहाँ होती है? उन दोनों के तल की लंबवत दिशा में, और एकांक सदिश ले लें, वो एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और थीटा उनके बीच का एंगल हो गया, तो उस केस में ए और बी का परिमाण ए और बी ये लिख लिया, इनके बीच का एंगल थीटा है तो उसका साइन यहाँ लिख दिया, और फिर इन दोनों के प्लेन, ये देखिए इन दोनों का प्लेन अगर ये हुआ तो इसके लंबवत डायरेक्शन में, और ये एन कैप। अब देखिए, एन कैप ऊपर होगा या नीचे, तो इसकी दिशा फिर दाएं हाथ के पेंच के नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकलती है। वो उतना डिटेल में खैर देने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो ये लिख दिया है वैसे, लेकिन एग्जाम में आप चाहें तो लिखें चाहे ना लिखें। लिखा है जहां एन कैप जो है, ये वाली चीज जो है वो ए और बी के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो दिशा केवल हटा देंगे, एन कैप हट जाएगा, बचेगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा अगर कहेंगे तो वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और अगर आप एन कैप लगा के कहते हैं तो वो ए क्रॉस बी है। और एन कैप की दिशा तल के लंबवत तो होती है, लेकिन लंबवत दिशा में तल के लंबवत भी ऊपर नीचे कहाँ, तो वो दाएं हाथ के पेंच के नियम से दी जाती है। ये मैंने थ्योरी क्लास में डिटेल में समझा रखा है कि किस तरह से इसको लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बलाघूर्ण इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो पोजीशन वेक्टर है वो भी वेक्टर, और फोर्स जो है वो भी वेक्टर, और जो इनसे टॉर्क बनता है वो भी वेक्टर होता है। तो इसका मतलब इनका जब क्रॉस लिया जाएगा तभी ये चीज वेक्टर आएगी। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे पहली बात है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब ए क्रॉस बी लें या बी क्रॉस ए लें तो वो बराबर नहीं होते हैं, बल्कि बराबर नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इस चीज को कहा जाता है एंटी कम्यूट करना। ठीक है ना, दो बातें हैं। ये चीज अगर इसके बराबर होती तो हम कहते हैं कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं बराबर है तो नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन साथ ही साथ माइनस के बराबर है तो इसका मतलब एंटी कम्यूट भी करते हैं। तो इसका अगर प्रूफ करके दिखाना है तो ए क्रॉस बी को लेंगे तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन हो गया। बी क्रॉस ए लेंगे तो दाएं हाथ का पेंच का नियम जब लगाओगे तो उस केस में जो है वो उल्टे दिशा में घूमेगा, तो इसका मतलब एन कैप की जगह माइनस एन कैप हो जाएगा, और वो माइनस देखिए स्टार्टिंग में आ जाएगा, और इस वजह से जो है वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा।
तो इस वजह से ये एंटी कम्यूट कर जाएगा। इसके बाद आता है वितरण के नियम का पालन करता है परंतु क्रम नहीं बदलना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो ए का बी से क्रॉस प्लस ए का सी से क्रॉस, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम बाद में क्रॉस करें, पहले प्लस रखें, तो बी पहले ए बाद में, सी पहले ए बाद में, ये नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है पेपर में अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, तो सबसे अच्छी ये समांतर वेक्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। ये छोटी छोटी होती हैं, बस एंगल पुट करो और सॉल्व होके आ जाता है। तो समांतर अगर दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, दोनों समांतर हैं, तो इसका मतलब थीटा जीरो हो जाएगा इनके बीच में। तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो साइन जीरो जीरो, तो यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो समांतर वेक्टर हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो जीरो होता है। इसके बाद स्वतः गुणन, मतलब अपने आप से गुणन, सेल्फ प्रोडक्ट, तो वो कैसे होगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर रन होता है खुद का खुद से, तो ए का ए से, तो यहाँ पे ए बी की जगह भी ए पुट हो जाएगा और थीटा फिर से जीरो, तो वो जीरो ही आएगा। इसके बाद लंबवत वेक्टर है अगर, तो लंबवत वेक्टर है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 90 यानी कि 1 पुट हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो केवल ए बी रह जाएगा। तो यानी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला है जो कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। इसे क्या कहते हैं कि दो वेक्टर हैं, अगर हम कहें आपसे दो वेक्टर दे दें और उनके तल के लंबवत दिशा में एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर बताइए, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। आप ए क्रॉस बी निकाल लें और फिर ए बी निकाल लें और फिर इस फॉर्मूले में रख दें, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सिक्स्थ है लंब कोणीय एकांक सदिशों का सदिश गुणन। मतलब आई का आई से करें या जे का जे से करें तो के का के से करें, तो देखिए सब में थीटा जीरो पुट होगा तो ये सब जीरो होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेम सेम अगर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब अगर मान लिया सपोज करिए डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट में थोड़ा सा पेंच है, और इसको मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है कि इसके लिए जो है आप एक साइक्लिक वो बना लिया करिए, साइकिल बना लिया करिए, जिसमें आई यहाँ पे, जे यहाँ पे और के यहाँ पे रख दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्रम से अगर चलेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो वो अगला वाला के आ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद जे क्रॉस के करेंगे, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर आई क्रॉस मतलब के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा, ये इस तरह से होता है। और अगर इनका क्रम बदला तो माइनस आ जाएगा, वो तो हमने ऊपर पढ़ा है कि क्रम विनिमय कर दें तो उस केस में वो माइनस आ जाता है। तो इसके लिए आपको साइक्लिक ऑर्डर की तरह से ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दो वेक्टरों का सदिश गुणन जब वे आई जे के की फॉर्म में दिए हों, तो इसमें देखिए ये इसका प्रूफ मैंने थ्योरी क्लास में डिटेल में कराया है, पर चूंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। ए वेक्टर मान लिया इस तरह से ले लिया आपने कंपोनेंट्स फॉर्म में, बी वेक्टर इस तरह से ले लिया आई जे के की फॉर्म में, और फिर जब ए क्रॉस बी करेंगे तो तीन का तीन से गुणन होगा तो 9 टर्म मिलेंगी आके। अब इन 9 टर्म्स में देखिए यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे के क्रॉस के मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये जो है आपके सेम सेम का जीरो हो जाता है। अब आई क्रॉस जे इसकी जगह पे आप क्या करोगे, के रख दोगे। ये देखिए आई क्रॉस के इसकी जगह पे माइनस जे या जो भी जो है वो देख के ये रख दिया जाएगा इस तरह से। फिर इसमें क्या करेंगे, आई अलग कॉमन, जे अलग कॉमन, के अलग कॉमन, और ये पहले से ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस तरह से आपका एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर ए और बी दिए हैं और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उस केस में पहली रो एक डिटर्मिनेंट बना दी जाती है, जिसमें पहली रो में तो आई जे के होता है, दूसरी रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। बस आप इसे सॉल्व कर दो और आपका ये एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो उससे सॉल्व होके ए क्रॉस बी निकल आएगा। तो ये तरीका होता है आपका ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। और अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और थीटा दे रखा है तो फिर आप ये ऊपर वाले तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में आता है कि सदिश गुणन या क्रॉस गुणन क्या होता है, और इसके दो तीन प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टी हर एक तैयार होनी चाहिए, लेकिन दो चार ऐसी सोच के रखें आप अपने दिमाग में कि अगर कह दिया तो हम जल्दी से कैसे उसे लिख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आपका ये टॉपिक रिवाइज हो गया है, 5 नंबर आपके तैयार हैं। बार बार इस वीडियो को देखें जो ये रिवीजन वाले वीडियोस हैं, ताकि आपको ये बार बार आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए और अपने आप लिख करके भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।